आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा की खास पेशकश, एक खास मुलाकात। मैं हूं ज़ेबा ज़ैदी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी एक मुलाकात की। तो आपकी मुलाकात कराएंगे खास शख्सियत से। वो शख्सियत कौन है आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि आज हम बात किस बारे में करने वाले हैं। हम बात उस मजहब के बारे में करने वाले हैं जो 1450 साल पहले अपने वजूद में आया और जिसकी शुरुआत ही सोशो इकोनॉमिक जस्टिस की बिना पर हुई। जी हाँ, बात इस्लाम की हो रही है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मजहब की बुनियाद रखी, उस बुनियाद का ढांचा इस बात पर ही कायम था कि सबको बराबरी मिलेगी। एक सफ में खड़े हुए महमूद और अयाज, ना रहा बंदा कोई ना कोई बंदा नवाज। फिर क्या कमियां रह गई कि जो मजहब मोहम्मद मुस्तफ़ा देकर गए थे वो आज कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बुराइयों का शिकार हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। पहले हमारी खास रिपोर्ट, उसके बाद मुलाकात खास मेहमान से। पसमानदा या पसमानदा मुसलमान, इस मौजू पर बात करने से पहले इस बात को जहन में रखा जाए कि इसकी जड़ें ज़ात पात में पिन्हा हैं जो आज भी हमें कमज़ोर बना रही हैं। ज़ात का मसला सिर्फ हिंदुस्तान या हिंदुओं का नहीं, बल्कि इस बीमारी ने अपनी जड़ें पूरे जनूबी एशिया में फैला रखी हैं। इलाकाई और सकाफती तब्दीलियाँ यहाँ आपको हर 20 किलोमीटर बाद बदलती दिखाई देंगी, लेकिन नहीं बदलेगा तो वो है ज़ात पात का होना। ये तकरीबन तमाम मज़ाहिब में पाई जाती है। तालीम, सियासत, इमलाक, वसाइल और मान सम्मान देने में आपकी ज़ात क्या है, ये अहम रोल अदा करता है। हिंदुस्तानी मुसलमान भी ज़ात पात की तफरीक के शिकार हैं। मुसलमान 3 अहम तबकों और सैकड़ों बरादरियों में तकसीम हैं। आला तबकात के मुसलमान अशराफ कहलाते हैं, जो या तो अपनी शुरुआत मगरबी एशिया या सेंट्रल एशिया से बताते हैं, जैसे सैयद, शेख, मुग़ल, पठान वगैरह, या फिर बड़ी ज़ातों से मुसलमान बने वो लोग जो पहले गैर मुस्लिम थे। इनमें रांगड़ या राजपूत, तगा या त्यागी, गाढ़े या गौड़ वगैरह शामिल हैं। सैयद बरादरी का दर्जा इनमें अव्वल दर्जे पर है और मुसलमानों में वो ब्राह्मणों की तरह ही हैं। मुसलमानों में अशराफिया क़यादत के ख़िलाफ़ अजलाफ, पिछड़े मुसलमान और अर्जाल दलित मुसलमान तबकों की तहरीकें लगभग 20वीं सदी की शुरुआत से सामने आई थीं। मुसलमानों की कुल आबादी में आला तबकात लगभग 15% और दलित, पिछड़े और आदिवासी मुसलमान 85% हैं। 1990 की दहाई में बिहार से डॉक्टर एजाज अली के ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चे, अली अनवर के ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज और महाराष्ट्र से शब्बीर अंसारी की ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन जैसी तंजीमों ने मुसलमानों के अंदर ज़ात पात को ख़त्म करने के लिए समाजी तहरीकों को एक नई ताकत देने का काम किया। आज दलित, पिछड़े और आदिवासी मुस्लिम समाज के लोग अंसारी, मंसूरी, राइन, कुरैशी, अलवी, सलमानी, हलालखोर, घोसी, हवारी, सैफ़ी, सिद्दीकी, इदरीसी और गुजर वगैरह पसमानदा पहचान के साथ मुत्तहिद हो रहे हैं। पसमानदा का मतलब होता है वो जो पीछे छूट गया हो। ख़ास तौर पर अली अनवर की किताब मसावात की जंग 2001 और मसूद आलम फलाही की हिंदुस्तान में ज़ात पात और मुसलमान 2007 ने मुस्लिम समाज के अंदर ऊंच नीच और इम्तियाजी सलूक के मुख्तलिफ तरीक़ों को उजागर किया। इन दोनों किताबों ने ये साबित किया है कि इस्लामी तंजीमें जैसे जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, इदारा शरिया वगैरह मुसलमानों के नाम पर चलने वाले सरकारी इदारे AMU, जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाउंडेशन, उर्दू अकादमी और हुकूमती इंतज़ामिया पर अशराफिया तबके के मुसलमानों की अपनी
आबादी से ज़्यादा नुमाइंदगी है। इसके अलावा ये भी दिखाया गया है कि मुसलमानों में ज़ात पात पर मबनी ये भेदभाव दिखाई देता है, जो रोटी बेटी के रिश्ते, कमज़ोर ज़ातों का मजाक उड़ाना, मुख्तलिफ ज़ातों के अलग कब्रिस्तान होना, दलित मुसलमानों के साथ छुआछूत के चलन वगैरह में नज़र आता है। तो आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर फयाज अहमद फैजी साहब से, जिनका तारुफ कुछ इस अंदाज में कराया जा सकता है। 10 साल से वो पिछड़े हुए मुसलमान यानी पसमानदा मुसलमानों की आवाज़ बनने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। 1 साल से वो ज़्यादा मकबूलियत दिलाने की जो उन्हें पसे पर्दा कोशिश हुई है उसमें वो कामयाब भी रहे हैं। और जब आप उनसे बात करेंगे, उनके अंदाज और ख्यालात को देखेंगे और समझेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको मेरी अपनी नज़र में तारिक फतेह का एक भोजपुरी वर्जन भी लगेंगे, जिस खुले और बेबाक अंदाज में वो बात करते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है डॉक्टर फैजी आपका, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कहने के लिए। जी, तो पहला सवाल करता हूँ जी, पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे यही है कि एक मजहब जो वजूद में जब आया और पहली अजान हुई तो रसूल अल्लाह ने पहली अजान गुलाम हजरत बिलाल से दिलवाकर ये बात साफ कर दी कि इस मजहब में पस्ती और बुलंदी की जो दीवार है उसको हम खत्म कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारी हमारे पास मिसालें हैं और मुझसे ज्यादा आपने पढ़ाई लिखाई की है तो आपके पास भी होंगी। तो जो मजहब बराबरी की बात कर रहा है, पर हम समाज में उस बराबरी को क्यों नहीं ला पाए, क्या लगता है आपको? जी देखें, जो आप बात कह रही हैं बिल्कुल सही है। और ये जो कहा जाता है कि इस्लाम जो है कि जाति रहित और जो नस्लीय भेदभाव है उसके अगेंस्ट इस्लाम ने काम किया, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा है इस्लामी समता सच के आईने में, जो बहुत डिटेल में मैंने इस बात को रखा है। लेकिन इस वक्त जो इस्लाम है, मौजूदा इस्लाम है, चाहे वो देवबंदी इस्लाम हो, बरेलवी इस्लाम हो, शिया इस्लाम हो, सुन्नी इस्लाम हो, ये जितने मकतब फ़िक्र है मुसलमानों के या इस्लाम के, उसमें जात पात और जातिगत और नस्लीय भेदभाव बिल्कुल आम तौर से है, वैलिडेट है। यानी जिसको कह देते हैं सैद्धांतिक रूप से खलीफा कौन होगा, वहाँ जो है बर्थ के आधार पे, जन्म के आधार पे भेद है कि खलीफा जो कुरैशी होगा शेख सैयद ही होंगे। और कुफू का सिद्धांत है जहाँ शादी ब्याह में जातीय बंधन है। तो इस वक्त जो इस्लाम है वो पूरी तरह से नस्लवाद और जातिवाद से ओतप्रोत है। तो वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बात थी, जो आपने अजान की बात की, उस वक्त भी वहाँ लोगों ने विरोध किया, जो कुरैश थे, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ये काला कौवा ही मिला है अजान देने के लिए। और बहुत से वहाँ लोग थे, उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि मेरा बाप इस वक्त जिंदा नहीं है, मर गया है। मतलब उनको इस बात की खुशी थी कि मेरे पिता जिंदा नहीं है इस वक्त को देखने के लिए कि एक काला आदमी जो नस्ल में नीचा है वो खाने काबा के छत पे चढ़ के अजान दे रहा है। तो वहाँ भी विरोध हुआ था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, उसको दबाने के लिए बहुत काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके जाने के बाद से आप देखेंगे पहले खलीफा का जो तकर्रुरी होती है, जो उसकी नियुक्ति होती है, वो इसी शर्त पे होती है कि वो कुरैश है। अइम्मतुन मिनल कुरैश हदीस है बुखारी की, और आज तक इस्लामिक विद्वानों ने, उलमा ने इस हदीस का इनकार नहीं किया है। इस हदीस और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अगर तुम्हारे अंदर 2 कुरैश भी जिंदा हैं तो उन्हीं से खलीफा होंगे। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल डॉक्टर साहब बहुत दिलचस्प गुफ्तगू आपके साथ होगी, कोशिश भी करेंगे। जी, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवाल, और मेरे सवाल बहुत छोटे होंगे। तो डॉक्टर साहब सवाल यही है कि जो सवाल आप उठा रहे हैं, दरअसल मसला क्या फिक्र से है, या फिर आपके मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे जिसमें आपको तबलीगी जमात से बहुत ज्यादा मसला है, तो क्या इन चीजों के लिए आप तबलीगी जमात को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा देते हैं, या फिर जो आपकी आवाज है, जो लड़ाई है पिछड़े मुसलमानों की, वो रिजर्वेशन में जो अपर कास्ट के या जनरल मुसलमान है? जी, मेरे ख्याल से सवाल क्लियर नहीं होता है। आपका जो मूलभूत सवाल था कि इस्लाम में है कि नहीं, देखिए एक बड़ा मिथक फैलाया गया है कि इस्लाम में है या नहीं है। हमने कहा अल्लाह के रसूलुल्लाह, मेरा सवाल डॉक्टर साहब ये था, बहुत शॉर्ट जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से आपने हदीसों के हवाले दिए, दूसरी तरफ हम समाज की बात करें, तो ये तो क्लियर है कि रसूल और उनके जानशीन एक आइडियल सोसाइटी फॉर्म करके
गए, लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर पाए, ये तो एक बात हुई। लेकिन अमल ना करने के लिए क्या आप फिकाह की भी आप बात करते हैं? आपके कुछ मैंने प्रीवियस इंटरव्यूज देखे, उसमें आप जमात को भी क्वेश्चन करते हैं, जबकि एक तरफ आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं। तो क्या पूरी जमात को जनरलाइज कर देना ठीक होगा? और तीसरा सवाल जो है, चलिए उसको नहीं जोड़ते हैं, फिलहाल शॉर्ट रखते हैं, तीसरा सवाल इसके बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब प्लीज। हाँ जी, देखिए आपने जो तबलीगी जमात की बात की, या जितने भी मुस्लिम संस्थाएं हैं जो अशराफ वर्ग ही उसको लीड करता है, चलाता है, तबलीगी जमात से जनरलाइज हमारा नहीं था। तबलीगी जमात में जो एक पसमानदा को जब अमीर बनाया गया तो उनको हटा दिया गया ये कह के कि इस पे तबलीगी जमात की जो इमारत है, यानी जो उसका सर्वोच्च पद है, उस पे जो है सिर्फ शयूख कांदला का हक है। तो हमारा इस पे एतराज है। और जितनी भी संस्थाएं इस देश के अंदर अल्पसंख्यक मुसलमान नाम से सब अशराफ वर्ग लीड करता है, और वहाँ पे पसमानदा जो 90% है भारतीय मूल का मुसलमान, उसकी कोई भागीदारी नहीं है। वहाँ हम सवाल उठाते हैं। तो कोई हमारी तबलीगी जमात से, जमात इस्लामी से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, मिल्ली काउंसिल से, वक्फ बोर्ड से हमारी बात जो है वो मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात है कि वहाँ पे हमारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो ये सोशल जस्टिस जो नहीं मिल रहा है, जो सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप जनरल मुसलमानों को किस बिना पर जिम्मेदार ठहराते हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारे आपके इंटरव्यूज डॉक्टर साहब आपसे मुलाकात के पहले देखे, आप बात जो करते हैं वो इतनी फैल जाती है, या मेरा जहन इतना छोटा है कि आपको याद होगा 80 की दहाई में जो फिल्में आई थी पुकार या बर्निंग ट्रेन, तो बात इतनी फैल जाती है कि बात कुछ और हो रही होती है। कभी हम जमात में चले जाते हैं, कभी फिकाह में चले जाते हैं, कभी आपको सलवात पर एतराज होता है। तो समझ में नहीं ये आ पाता है कि मसला सोशल जस्टिस से है, या मसला हमारी कमियों से है, या दरअसल मसला है क्या डॉक्टर साहब? देखिए मसला जो है डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। जो बाहर से आए हुए अशराफ वर्ग है उसने जो भारतीय मुसलमानों के साथ भेदभाव किया, न भेदभाव तो देखिए आप कर रहे हैं, हमारी आप हमें जवाब, आप हमें बोलने नहीं दे रही हैं। चलिए आप हमारी बात तो सुन लें, आपको क्लियरिटी मिलेगी। खामोश रहूंगी घड़ी देख के। जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन एक नस्लीय जातीय आधार पे है, दूसरा हमारा जो इंडिजिनस कल्चर है उसके आधार पे भी, जैसे हमारे शादी ब्याह में हल्दी लगाना है, या सिंदूर है, या बिछिया है, या साड़ी हमारी औरतें पहनती, इसको ये हिंदुआना कह के हमारा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, एक चीज़। दूसरा, जब भारतीय समाज में एक सामाजिक न्याय की परिकल्पना है, उसमें मुस्लिम समाज के अंदर देखेंगे तो सामाजिक न्याय बिल्कुल नहीं है। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देख ले, उसमें 150 से 200 मेंबर हैं, बिरले ही कोई 1-2 पसमानदा आपको मिलेगा। तो ये खुलेआम एक तरह की नाइंसाफ़ी है, अन्याय है सामाजिक रूप से। इसके विरोध में हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और संविधान एक संविधान है, उससे देश संचालित हो रहा है। तो उस संविधान के दायरे में रह के हम अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ओबीसी का आरक्षण मंडल आयोग ने दिया, लेकिन आप मुस्लिम संस्थाएं देखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखेंगे, वहाँ फॉर्म में तो ओबीसी भरा लगते, लेकिन वहाँ पे जो सामाजिक न्याय का जो आरक्षण है वो नहीं दिया जाता है। इवन मुसलमानों को भी वो नहीं देते। आप जानते हैं कि 90% मुसलमान ओबीसी और एसटी आरक्षण में आते हैं। तो अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या और भी जो माइनॉरिटी की या अल्पसंख्यक संस्थाएँ या जिसको मुसलमान करते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे चाहे वो सेमी गवर्नमेंट की हो, वहाँ भी कोई भागीदारी नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देख ले, इमारत शरिया देख ले, जितने भी मुसलमानों की संस्थाएं इस देश में, वहाँ आपको कोई भी भारतीय मूल का मुसलमान नहीं दिखाई देगा। तो हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, और ये बहुत ही और चूंकि अशराफ वर्ग, आप कह रहे कि अशराफ वर्ग को आप क्यों कसूरवार मानते हैं। देखिए जब जो समाज को लीड करता है, सवाल भी हम उसी से करेंगे। आप देखिए, चाहे वो मजहब का हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, या कोई भी जो बात हो, सामाजिक बात हो, उसको अशराफ वर्ग ही लीड करता है। तो हम सवाल भी तो उन्हीं से करेंगे। आपकी कृत पे तो सवाल खड़ा होगा ही होगा, और हमेशा खड़ा होगा। और सोशल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, कोई ऐसी तो बात नहीं कर रहे। और इसका एक बैकग्राउंड है, फतवे किताबें लिखी गई हैं, बहिश्ती जेवर लिखी गई है, तमाम, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया सुन्नी, इस मामले में कि ये रजील है, कमीन है, सब एक मत हैं, और सारे उलमा एक लाइन में है। देखिए अशरफ अली थानवी पे एक आर्टिकल लिखा है, और वो प्रतिनिधि बना के हमने लिखा है, तो ये हर तरफ दिखाई देता है। आप देखेंगे। डॉक्टर साहब इजाजत हो तो एक सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि आपके यहाँ की, हमारे यहाँ की खवातीन, आप हमारा एक तो हम एक कौम है, अगर देखें पूरा मुल्क एक कौम है,
मजहब अपनी अपनी जगह है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई सब एक कौम हो गए, आइडियल बात तो यही हो गई। लेकिन फिर भी चलिए अगर मुसलमानों में आ जाए तो आपने बताया कि पासमानदा खवातीन अगर साड़ी बिछवा या सिंदूर पहनती हैं तो जनरल मुसलमान, मैं आला मुसलमान भी नहीं कहूंगी, मुझे ये अल्फाज ही नहीं अच्छा लग रहा है, जनरल मुसलमान उन्हें टोकते हैं। तो क्या 15% मुसलमान आके सबका सिंदूर मंगलसूत्र और बिछियां निकालने लगते हैं? तो बड़ी हाइपोथेटिकल सी बात लगती है, इंडिविजुअल केसेस पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। और अगर आप बार बार कहेंगे कि बाहर के आक्रांता है, मैं वो उर्दू का अल्फाज हमलावर, हिंदी में जो आपने आक्रांता अल्फाज का इस्तेमाल किया, बार बार आप उन्हें बाहर का बताएंगे, बाहर का बताएंगे, तो आपको नहीं लगता आप भी सोशल जस्टिस नहीं कर रहे हैं डॉक्टर साहब? जी देखिए, ये मैं नहीं, वो खुद कहते हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं बाहर का हूँ। हर 10 लाइन के बाद आप किसी अशराफ मुसलमान से मिलेंगे तो वो अपने नाम के आगे इस तरह के अलकाब रखता है, विदेशी शहरों के नाम, और वो खुद कहता है कि हम लोग बाहर से आए हैं और हमने ये किया है। देखिए विदेशी वो खुद कहता रहता है, हम नहीं कहते हैं, वो खुद ही अपने आप को क्लेम करते रहते हैं कि हमारी नस्ल यहाँ से आई है। आप किसी भी अशराफ मुसलमान से या किसी भी अशराफ महफिल में आप बैठेंगे तो हर 10 लाइन के बाद 11वीं लाइन ये कहते हैं कि हमारे अब्बा वहाँ से आए थे, हमारा सजरा यहाँ से मिलता है, हम ईरान से और तुरान से और अरब से आए हैं। तो वो खुद कहते हैं, उसका वो रौब हमारे ऊपर डालते हैं। इस पे हमारा काउंटर है कि ठीक है आप चाहे जहाँ से आए हो, लेकिन हर बात में उसका रौब डालना, नस्ल का रौब डालना, समाज में हम लोग, चूंकि ये डिस्क्रिमिनेशन हम उस समाज से आते हैं तो हम लोग इसको झेलते हैं, इसको कहते हैं। तो ये ख़त्म होनी चाहिए और बात सोशल जस्टिस की होनी चाहिए और खुल के होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि अशराफ वर्ग कभी भी मुस्लिम समाज के अंदर सोशल जस्टिस की बात को हमेशा नकारता है। वो कहता है कि नहीं, सारे मुसलमान एक हैं। और वहीं ये अशराफ वर्ग से लोग जो है हिंदू समाज में सोशल जस्टिस को लेकर बहुत ही बेचारे मुखर होते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपको हिंदू समाज की बहुत चिंता है, वहाँ के दलित पिछड़ों की बहुत चिंता है, लेकिन आपके जो दलित पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, नट धोबी हलालखोर मेहतर भंगी, उनकी भी तो कभी बात कर लीजिए। उनको भी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में अपने बगल में बैठाइए, आप कहो कि भाई तुम कलमा पढ़ने वाले हमारे भाई आओ, तुम काले कलूटे हो, कुछ भी आओ, मेरे भाई बगल में बैठो। ये कहना कि सारे मुसलमान एक है और इसको अमली तौर पे दिखाना, ये दोनों दो चीजें हैं। डॉक्टर साहब, काला कलूटा अल्फाजी गलत है। रंग, जैसे आप भी लगातार कहते हैं आप गोरे हैं, आप गोरे हैं, अरे गोरा होना या काला होना किसी का गुनाह नहीं हो जाता है। लेकिन जितना मैंने आपको जाना और जितना समझा, आपका जहन बहुत खुला हुआ होगा, लेकिन जनरलाइजेशन आप बहुत करते हैं। इस जनरलाइजेशन पे थोड़ी सी बात करेंगे, एक वक्फे की मजबूरी है, वक्फे के बाद बात करेंगे कि रिजर्वेशन को लेकर क्या लड़ाई है हमारी, और इस लड़ाई में जनरल मुसलमान आपको किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। सवाल ये है, एक छोटा सा वक्फा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रफ्तार और उर्दू जबान की दिलकश गुफ्तार बढ़ा देती है हमारी खबर का मयार। हमारी नजर है वक्त की हर चुनौती पर, हर खबर को हम परखते हैं सिर्फ सच की कसौटी पर। देश और दुनिया के हालात का मुकम्मल जायजा, सियासत और समाज के हर इशू का भरपूर तज्जिया और अखबारात की खबरों पर भी गैर जानिबदार तबसरा। जिंदगी के हर रंग का खास एहतमाम, हर मौके पर कुछ खास प्रोग्राम। हिंदुस्तान में उर्दू सहाफत के सबसे बड़े नेटवर्क सहारा उर्दू मीडिया का सबसे दरख्शा सितारा, 56 मुल्कों में एक साथ देखा जाने वाला उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। देखो कैसी मनमानी, सुर का बहुत ही कच्चा है, मिट्टी है हवाओं में, पर लड़का अच्छा है। जो आपको पसंद हो और फैमिली को भी। जीवनसाथी.com। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। तो डॉक्टर फयाज अहमद से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर हम आपको छोड़ के गए थे। तो डॉक्टर फयाजी, जिस तरह से आपने कहा, आपकी बात से ही बात निकली कि जो पावर में होता है हम क्वेश्चन उससे ही करते हैं। तो आज की तारीख में तो डेमोक्रेसी के बाद 47 के बाद से पावर में सरकार है, क्योंकि चुनी हुई सरकार है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है रिजर्वेशन भी हम उनसे मांगेंगे। हमने मांगा, हमने मुराद है कि हम सब ने मांगा और मंडल कमीशन के तहत रिजर्वेशन मिला भी। तो उस रिजर्वेशन में जो पसमानदा तबके को रिजर्वेशन मिला है उसमें जनरल कैटेगरी, जनरल मुसलमान क्या आपको किसी बिना पर नुकसान पहुंचा पा रहे हैं? ऐसे में क्यों इतनी नाराजगी, क्यों इतनी कड़वाहट? जो रिजर्वेशन पसमानदा मुसलमानों का है वो तो उनका ही है, उसमें जनरल मुसलमानों से क्या नुकसान पहुंच सकता होगा आप लोगों को भला? जी जी, अगर मुझे 3 मिनट का समय देंगी तो मैं पूरा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं बहुत माफी चाहती हूँ अगर मैंने बीच में आपको टोका हो। जी हाँ, इरशाद। हाँ नहीं, कोई मसला नहीं। देखिए किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत होशियार लोग हैं। कैसे नुकसान पहुंचाते मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास है और शेड्यूल्ड ट्राइब, इसमें मुसलमान आते हैं, यानी पसमानदा जो भारतीय मूल के मुसलमान हैं उसमें आते हैं, यानी जो 90% बैठते हैं। तो 90% मुसलमानों को जब आरक्षण मिल गया, आप देखेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्ट असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें जब बहस हो रही थी रिजर्वेशन पे, तो अशराफ वर्ग ही वहाँ पे था और अशराफ वर्ग ने आरक्षण की बड़ी बुराई की। कुत्ते की हड्डी है तो भीख है, इस तरह के आप अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया। उस वक्त किन को मिल रहा था मुस्लिम समाज में, किन को आरक्षण मिल रही था? 1935 का जो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखेंगे, उसके बाद 1936 में जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट देखेंगे उसमें सारे पसमानदा मुसलमान थे, 63 भारतीय मुसलमान थे। तो जाहिर सी बात है वो आरक्षण का विरोध कर रहे थे। इसका मतलब वो उन मुसलमानों के आरक्षण का विरोध कर रहे थे जो भारतीय मूल के थे, पहली चीज। उसके बाद से जब मंडल कमीशन ने जब ओबीसी का आरक्षण दे दिया और एक मुसलमानों की बड़ी संख्या जो भारतीय मूल के मुसलमान थे उनको आरक्षण मिलने लगा, एसटी में पहले से मिल रहा था, यानी ये टोटल 90% मुसलमानों को जब आरक्षण मिलने लगा, आपने देखा होगा कि वहीं से अशराफ वर्ग ने मुस्लिम आरक्षण की मांग को तेज किया कि मुसलमानों को आरक्षण चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण चाहिए। पसमानदा को भी जानकारी नहीं थी, अब वो ओबीसी का और एसटी का आरक्षण पा रहा, उसके बाद भी वो भाईजान लोगों के पीछे नारा लगा रहा है कि मुसलमानों को आरक्षण चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण चाहिए। तो ऐसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उर्दू मीडिया ने कभी नहीं बताया कि मुसलमानों का ओबीसी और एससी तबका जो है, एसटी तबका जो है आरक्षण की परिधि में आ रहा है, तो वहां से टोटल मुस्लिम का आरक्षण। अब मैं एक बात और कहता हूं, ये अभी तक चलता, अभी कुछ दिन पहले ओवैसी साहब ने लंबी लंबी तकरीरें दी मुस्लिम आरक्षण के लिए और क्या क्या सब बातें आप जानती हैं, उसको दर्शक भी उसको जानते हैं। जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जब आरक्षण आया तो आपने देखा होगा कि इस वक्त अशराफ वर्ग अब मुस्लिम आरक्षण का राग नहीं अलाप रहा है। क्यों नहीं अलाप रहा है? क्योंकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में भाईजान लोग भी आ गए, तो अब उनको मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं चाहिए। लेकिन जब पसमानदा को रिजर्वेशन मिल रहा था तो टोटल मुस्लिम रिजर्वेशन का राग छेड़ के वो नुकसान पहुंचाने कर रहे हैं। कभी आपने किसी उर्दू मीडिया में मुस्लिम रिजर्वेशन की तरफ से कोई लेख नहीं देखा। चलिए डॉक्टर साहब, कुछ गलतियां जरूर माजी में रही होंगी, जैसे आपने उर्दू मीडिया पे सवाल उठाया, लेकिन एक मेरा यही आपसे शिकायत रहेगी, एक तो आप जनरलाइज कर देते हैं, हर कसूर के लिए आप पूरी एक कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, पूरे एक वर्ग को। दूसरी, लगातार आप अपनी बात कम्युनिटी के जो लीड करता है उसमें अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह होते हैं। बाहर से आए हुए मुसलमान, यहाँ के मुसलमान बाहर से आए हुए, तो आप एक खास मेंटेलिटी के लोगों को खुश कर रहे हैं। आप एक तरह का अभी आपने कहा डॉक्टर साहब 25 मिनट के इंटरव्यू में आपने 20 बार
डॉक्टर साहब 25 मिनट के इंटरव्यू में आपने 20 बार कहा बाहर से आए 15%, 85% यहाँ के। तो एक खास जहनियत के लोगों को आपकी बात से सुकून मिल रहा है, लेकिन आप सोशल जस्टिस नहीं कर। चलिए 20-10 कर लेते हैं, 7 कर लूं डॉक्टर साहब, चलिए 7 मरतबा तो कहा, चलिए 7 मरतबा तकरीबन आपने कहा। तो एक खास जहनियत के लोगों का अपीजमेंट करना, दूसरी तरफ सोशल जस्टिस की लड़ाई करना, ये कहाँ तक सूट करता है आप जैसी कुशादा जहन पर्सनैलिटी को? ये मेरा आखिरी सवाल है। आप 2 भागों में क्यों बांट रहे हैं? हम पहले ही इतना बटे हुए, हमसे मेरी मुराद हम हिंदुस्तानी। एक तो पिछले 10 साल से हम अस एंड दे झेल रहे हैं, वो और हमने कभी ये फर्क इससे पहले महसूस नहीं किया था जितना मीडिया ने इस बारे में बात की। और मजीद अब हम मजहब की बुनियाद पे कि 15% बाहर से आए, 85% यहाँ बने। क्या 21वीं सदी के भारत को ऐसी बातों की जरूरत है डॉक्टर फैजी? जी देखिए, इससे पहले भी आपने एक कड़वाहट वाली जो बात की थी उस पर भी मैंने एक आर्टिकल लिखा है कि जो दबा कुचला होता है उसके कड़वाहट क्यों होती है, वो आर्टिकल आप पढ़ सकती है। दूसरा ये जो बंटवारे की बात है कि हम समाज को बांट रहे हैं, कौम को बांट रहे हैं, इस पर भी मैंने एक आर्टिकल लिखा है, आपको मिल जाएगा वो। देखिए, हम बांट नहीं रहे हैं, हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। और ये सोशियो इकोनॉमिक आधार पे देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कौम का बंटवारा किया। ज़कात आप देखते हैं कि कुछ लोग साहिब निसाब होते हैं, कुछ लोग गैर साहिब निसाब होते हैं। ये बंटवारा उसी तरह, ये कंस्ट्रक्टिव बंटवारा है। अशराफ वर्ग ने जितने बंटवारे किए हैं सब डिस्ट्रक्टिव बंटवारा किया है। देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, शिया, सुन्नी, रजील, कमीन, अशराफ, अजलाब, अर्जाल, ये शब्दावली अरबी भाषा की है। तो उनका डिस्ट्रक्टिव उन्होंने बंटवारा किया। हम जो है कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं कि जो सोशियो इकोनॉमिक आधार पे जो पिछले लोग हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी है, उनको सामाजिक न्याय की बात। देखिए, मैं एक बात कह के वो बात को ख़त्म कर लूँ। बार बार आप कह रहे हैं कि आप जनरलाइज कर रहे हैं। मैं चैलेंज देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मुस्लिम समाज को लीड करने वाला अशराफ वर्ग आगे आए, अपने न्यायिक चरित्र को साबित करे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में दलित, भंगी, नट, धोबी, हलालखोर, मेहतर, गोरकन, जो है वो क्या कहते हैं, सीपिया है, बकरवाल है, उनको भागीदारी देके अपने न्याय चरित्र को साबित। हम सवाल उठा रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए। आप कहिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हम नट, धोबी, मेहतर, हलालखोर को भी रखेंगे, हमारी बात ऐसी गलत हो जाएगी। हम तो सामाजिक न्याय मांग रहे हैं, आप अपने घर से शुरुआत करो ना भाई। चलिए, तो जिस तरह से आपने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जहां पर अभी तक भागीदारी नहीं थी, मिलनी चाहिए पसमानदा मुसलमानों को भागीदारी, वो सवाल आपका जायज है। लेकिन बार बार 15% बाहर से आए, 85% यहाँ से, ऊपर वालों ने सिंदूर नहीं लगाने दिया, बिछिया नहीं पहनने दिया, हिंदुस्तानी मुसलमान, बाहर के मुसलमान, ये बातें मजीद सोसाइटी में डिवीजन लाएगी। और जिस सोशो इकोनॉमिक जस्टिस की बराबरी की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ही अपनी थ्योरी को जाने अनजाने नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही, इंशाल्लाह आगे भी कभी आपसे मुलाकात का मौका मिलेगा और मजीद बातचीत करेंगे। आपने वक्त निकाला डॉक्टर फैजी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल बहुत सारे हैं, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बड़ी बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैजी। तो सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब हमें खुद में ढूंढने हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इस सब के बीच में भारत कहाँ जा रहा है? भारत को हम कितने टुकड़ों में बांटेंगे, कितने हिस्सों में बांटेंगे? क्या इसी आजादी के लिए गांधी ने यह कहा था कि हिंदू और मुसलमान को एक करने के लिए अगर मेरी खून की एक एक बूंद भी बह गई तो मैं काफी नहीं मानूंगा। हम हिंदू मुसलमान में बटे, शिया सुन्नी में बटे, टुकड़ों में बटे, और कितना मजीद बटेंगे? हम एक हिंदुस्तानी होकर जब सोचेंगे, सिर्फ एक कौम होकर सोचेंगे, तभी तरक्की कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी पेशकश पसंद आई होगी। दीजिए इजाजत, सहारा प्रणाम।